डॉक्टर श्रेया की नजरें उस वक्त रिपोर्ट पर टिकी थी, जबकि उनके सामने बैठे दोनों लोग खामोशी से उनके गंभीर चेहरे को पढ़ रहे थे। एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर ने रिपोर्ट एक तरफ रखी और आदिति की ओर देखा। अब वो टेबल पर रखे कागजों पर आदिति से जुड़ी जानकारियां लिख रही थी। अपनी आखिरी पीरियड डेट बताइए। डॉक्टर ने सिर झुकाए हुए अपना सवाल दोहराया। आदिति काफी देर तक उन्हें उलझन भरी नजरों से देखती रही। शायद उसे याद करने में मुश्किल हो रही थी। 15 दिसंबर, उसने धीरे से बताया। पास बैठा दीपेश गोयल उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। उसकी मौजूदगी में ऐसे निजी सवालों पर आदिति बिना वजह ही शर्म से लाल हुई जा रही थी। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? इस बार दीपेश खुद टेबल की तरफ थोड़ा झुका। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। आदिति को एक खरोच तक आए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और आज तो बेहोश होकर गिर गई थी। ये बात उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं है मिस्टर दीपेश, आप बाप बनने वाले हैं। करीब 6-7 हफ्तों की प्रेगनेंसी है। शुरुआती दिनों में आपको अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर अपनी बात कहती रही, लेकिन दीपेश तो जैसे सुन पड़ गया था। वो फटी आंखों से डॉक्टर का चेहरा देख रहा था, और पल भर में ही उसकी आंखों का रंग बदल गया। 6-7 हफ्ते, उसने ये शब्द अपने होठों में ही दोहराए। एक अजीब सा शक और वहम उसके रग रग में उतरने लगा। अदिति पर एक चुभती हुई और नफरत भरी नजर डालकर वो झटके से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे बैठी आदिति का दिल जैसे डूबने लगा था। डॉक्टर श्रेया को भी हैरानी हुई। क्या हुआ? क्या दीपेश खुश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। आदिति हड़बड़ाहट में खड़ी हो गई। उसे डॉक्टर के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन ये शर्मिंदगी उस शख्स की बेरुखी से बढ़कर नहीं थी। रिपोर्ट्स लेकर वो तुरंत अपना बैग संभालती हुई बाहर की ओर भागी। वो अंदर तक कांप रही थी। पहली बार उसे दीपेश की इतनी सख्त और डरावनी नजरों का सामना करना पड़ा था। वो 22 साल की मासूम लड़की, जो अब तक सिर्फ उसकी बेपनाह मोहब्बत को जानती थी, उसके इस अचानक बदले हुए रवैये को कैसे समझती। दीपेश गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। आदिति धीरे से आकर सीट पर बैठ गई। क्या हो दीपेश, सब ठीक तो है ना? उसने कांपते हुए लहजे में पूछा, और गौर से उसके चेहरे को देखा। दीपेश बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाए बैठा था। उसका गोरा रंग गुस्से से लाल तमतमा रहा था, और आंखें जैसे आग उगल रही थी। वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था मानो आज किसी एक्सीडेंट में दोनों की जान ले लेगा। आदित्य ने डरते हुए दीपेश के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, जिसे उसने झटके से दूर फेंक दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा किस बात का है, और वह अचानक इतने गहरे शक का शिकार क्यों हो गया है। आदित्य ने डॉक्टर की बात सुनी तो थी, पर उसे इतनी गहराई से नहीं समझ पाई जितना दीपेश समझ गया था। उनकी शादी 8 दिसंबर को हुई थी, और आज 1 जनवरी थी, यानी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। और डॉक्टर कह रही थी कि वो 6 से 7 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। उस सुबह हवेली में एकदम सन्नाटा था, क्योंकि शारदा जी अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। उन्हें अदिति की तबीयत के बारे में कुछ पता नहीं था। दीपेश उसे खींचता हुआ कमरे की तरफ ले जा रहा था। गाड़ी खड़ी करते ही उसने झटके से अदिति का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से अंदर चलने लगा। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर की उस रिपोर्ट के बाद दीपेश का ये बर्ताव उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो बस घबराहट में उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए आदिति के कंधों से शॉल फिसल रही थी, और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीपेश उसे सीधा अपने कमरे में ले आया, और दरवाजा इतनी जोर से पटका कि आदिति डर के मारे उछल पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, और वो बस आदिति के मासूम चेहरे को घूर रहा था। उसके कांपते होठ और रोती हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आदिति ने कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो जिसकी कोई माफी ही ना हो। तुम तो मुझे धोखा दे रही थी। मुझसे पहले किसी और के साथ चक्कर चलाकर अभी बच्चा मेरे सिर मरना चाहती हो। उसने इतनी बेरहमी से कहा कि एक पल के लिए आदिति की सांसें अटक गई। दीपेश, आदिति के मुंह से बस इतना ही निकला, पर वो शख्स तो जैसे अंधा हो गया था। वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस अपनी शक का जहर उगले जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था आदिति। तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम वफा के लायक ही नहीं हो। तुम बस एक गंदगी हो जो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। दीपेश अपनी सारी हदें पार कर रहा था, और अदिति पर वो इल्जाम लगा रहा था जिसे सहना उसके बस में नहीं था। चुप हो जाइए दीपेश, मेरी बात तो सुनिए। अपने कानों पर हाथ रखते हुए वो बुरी तरह चीख पड़ी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये बच्चा आपका ही है। मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई दूसरा मर्द कभी आया ही नहीं। रोते हुए वो आगे बढ़ी और दीपेश के हाथ थाम लिए। वो तड़पते हुए उस शख्स को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानती थी। दीपेश हकीकत में अदिति की सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह था। अभी कल ही तो वो इसी बिस्तर पर उसके वजूद का मालिक बना था, और अपनी आंखों से उसकी इनोसेंस देख चुका था। ऐसे में उसका ये सब कहना बिल्कुल भी जायज नहीं था। कल तक मुझे भी यही लगता था, जब तुम मेरी बाहों में सोती थी, दर्द से तड़पती थी, और तुम्हारी रोती हुई आंखें मुझसे रिक्वेस्ट करती थी। तो मैं तुम्हारी हर बात सच मान लेता था। मुझे तुम पर पूरा यकीन था।
दीपेश ने आदिति को दोनों कंधों से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। वो उस पर झुक गया और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। ये बात जानते हुए भी तुमने मुझे धोखा दिया। आदिति, तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी ना? वो कह रही थी कि तुम्हें 6-7 हफ्तों की प्रेगनेंसी है, जबकि हमारी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। अदिति उस डॉक्टर की बात सुनकर अपने अंदर पल रही खुशी में इतना खो गई थी कि उसने हफ्तों वाली बात पर गौर ही नहीं किया। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि बच्चा आपका ही है। आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द कभी नहीं था। वो रोते हुए बार बार नाम में सिर हिला रही थी। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो पूरी जिंदगी पछताओगी, दीपेश ने दो टूक लहजे में कहा। अदिति लाख मिन्नतें करती रही, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उसे उसी हाल में रोता हुआ छोड़कर गाड़ी लेकर हवेली से निकल गया। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ गया है। दीपेश का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो देर रात कमरे में वापस तो आया, पर उसने आदिति से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। आदिति ने हजारों मैसेज किए, न जाने कितनी कॉल्स किए, पर दीपेश ने ना तो फोन उठाया था और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया था। शारदा जी घर वापस आ चुकी थी, लेकिन आदिति ने नौकरानी से कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कमरे में आराम करेगी। वो इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उसे बस यही डर सता रहा था कि उसका हस्बैंड उसे और कितनी तकलीफ देगा। जो पहाड़ उसके सिर पर टूटा था, वो उससे इतनी बेबस हो गई थी कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वो तरसती हुई नजरों से दीपेश के चेहरे को देखती रही। उसके बिना एक पल गुजारना भी आदिति के लिए मुश्किल था, और यहाँ तो घंटों बीत गए थे और उसने एक शब्द तक नहीं बोला था। आदिति के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं था, खासकर तब जब वो इस मानसिक तकलीफ से गुजर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। अगर दीपेश ने उसके बच्चे को नहीं अपनाया तो वो कहाँ जाएगी। अदिति के लिए उस वक्त सबसे जरूरी सिर्फ और सिर्फ दीपेश को मनाना था। वो किसी भी तरह उसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत के बिना वो खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स के नाम कर दी थी जिसे पाकर उसे लगा था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पा ली है। लेकिन अब वही शख्स अगर उसे इस मोड़ पर अकेला छोड़ देता तो वो कहीं की नहीं रहती। उसने बार बार कोशिश की, हर बार दीपेश से बात करना चाहा, लेकिन दीपेश ने साफ कह दिया, अगर तुम अपना और इस रिश्ते का तमाशा नहीं बनवाना चाहती तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद आदिति ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन 3-4 दिनों का दर्द इतना गहरा था कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। शारदा जी ने कई बार उससे पूछा, लेकिन आदिति ने अपने होठों पर जैसे ताला लगा लिया था। उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात ना तो शारदा जी को बताई और ना ही किसी और को। उसे डर था कि अगर सबके सामने दीपेश ने उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। वो इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। दीपेश ने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर डॉक्टर ने वैसा क्यों कहा। सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। डिनर टेबल पर भी सब मौजूद थे, पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शारदा जी सब कुछ नोटिस तो कर रही थी, लेकिन वह हस्बैंड वाइफ के मामले में बेवजह दखल नहीं देना चाहती थी। उनका मानना था कि इन दोनों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, और जब तक दीपेश या आदिति खुद कुछ न बताए तो जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक दीपेश बोला, मम्मा, मैंने कल शाम आपसे विदेश जाने का जिक्र किया था। मुंह की तरफ जाता हुआ आदिति का हाथ जैसे जम गया। उसने अपनी नम आंखें दीपेश के चेहरे पर टिका दी। शारदा जी भी उसे हैरानी से सुन रही थी। दीपेश ने बात जारी रखी, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल सुबह 10 बजे की मेरी फ्लाइट है। हैरान होने वाली सिर्फ आदिति नहीं थी, शारदा जी भी परेशान हो गई। उन्होंने आदिति का पीला पड़ता चेहरा देखा और नरमी से पूछा, क्या तुम दोनों जा रहे हो? नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, दीपेश ने सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या कोई बिजनेस मीटिंग है? उन्होंने दोबारा सवाल किया। इस बार भी दीपेश ने नाम में सिर हिलाया। नहीं, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, मैं वहां से सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे वहां रहूं या यहाँ, आप यकीन रखिए कि सब कुछ मेरे नजरों के सामने ही रहेगा। शारदा जी की मौजूदगी में आदिति बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके बैठी थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके सामने उसकी खुशहाल जिंदगी का यह भ्रम एक पल में टूट जाए। आदिति ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रही थी कि दीपेश सिर्फ उससे बदला लेने के लिए जा रहा है, उसे मात देने के लिए। और रात उसकी जिंदगी की सबसे मनुष्य रात थी। उस रात उसने उसे रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कौन से पापड़ नहीं बेले। एक पल तो ऐसा आया जब उसे अपने पेट में पल रही उस नन्ही सी जान से भी नफरत महसूस होने लगी, जिसकी वजह से उसने दीपेश का प्यार और भरोसा खो दिया था। दीपेश ने उसे छोड़ा तो नहीं था, लेकिन वो उसे यकीन की मौत मारकर ऐसे बेजान हाल में छोड़कर जा रहा था कि वो उम्र भर अपनी लाश खुद उठाती रहे। वो उसे ऐसी सजा दे रहा था जो किसी लाइलाज बीमारी की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जहाँ ना जीने की चाहत बचती है और ना ही मरने का डर। मेरे साथ चलिए, एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, आदिति ने खुद को मारकर ये बात कही थी। एक औरत के लिए अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, पर उसने अपनी इज्जत दीपेश के कदमों में रख दी थी।
मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जो तय कर चुका हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस रिश्ते का तमाशा बनाकर मुझे मजबूर करो कि मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दूं। दीपेश ने सख्ती से उसका चेहरा दबोच लिया, वही चेहरा जिसे चूमते वक्त वो कभी नहीं थकता था। दीपेश, मैं कसम खाकर कहती हूँ। आदिति की बात अधूरी रह गई, क्योंकि इस बार दीपेश का हाथ उसके चेहरे से हटकर उसकी गर्दन पर आ गया। आखिर कितनी कसमें खाओगी तुम, इस बच्चे की जो तुम्हारे पेट में है? किस किस की कसम खाकर यकीन दिलाओगी? मुझे नहीं करना तुम पर यकीन, बस। उसने और कुछ नहीं सोचा। आदिति घुटनों के बल उसके कदमों में बैठ गई। जुदाई मुझसे भी बुरी चीज है दीपेश, मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर मत जाओ। हो सकता है आपको सारी जिंदगी पछताना पड़े। जरा सोचिए उस इंसान की बेबसी के बारे में जो मोहब्बत में अपनी मजबूरी बता रहा हो, और मोहब्बत ही उसे और मजबूर कर दे। उस शख्स के दुख का अंदाजा लगाइए जिसे वो इंसान ठुकरा कर चला जाए, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था। पर दीपेश ने उस पर यकीन नहीं किया और वो उसे छोड़कर चला गया। वो सुबह 10 बजे का इंतजार किए बिना उसी रात अपना बैग उठाकर निकल गया। उसने ड्राइवर से कहा कि उसे छोड़ाए। पता नहीं उसने शारदा जी को क्या बहाना बनाया था, पर यह तय था कि उन्हें अभी तक इन दोनों के बीच की कड़वाहट का अंदाजा नहीं था। शायद अगर उन्हें पता चल जाता तो कोई हल निकल आता, पर ना दीपेश ने बताना जरूरी समझा और ना ही आदिति में इतनी हिम्मत थी। वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो रात उसने रोते हुए गुजारी और भगवान से बस यही प्रार्थना की कि वो इस बच्चे के साथ मर जाए जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। एक तरफ ये रात थी जो उसे इस कमरे में काट खाने को दौड़ रही थी, और एक और रात थी जो वो इसी कमरे में दुल्हन बनी अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। वो कभी यकीन नहीं कर पाई थी कि किस्मत उस पर इतनी मेहरबान होगी कि उसे दीपेश जैसा हमसफर मिल जाएगा। उस दिन उसके दुल्हन के लाल जोड़े और गहनों से कहीं ज्यादा चमक उसकी अपनी आंखों में थी, जो अपनी मोहब्बत पर नाज कर रही थी। दीपेश जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका पूरा वजूद एक महकती हुई खुशबू जैसा था, जिसे देखने के लिए लोग तरसते थे। और ऐसा शख्स था जो महफिल की जान होता था, जिसकी बातों का जादू और हसीन चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना देता। उसके तराश हुए लब जब मुस्कुराते तो सामने वाला अपनी बात तक भूल जाता। लाखों दिलों पर राज करने वाला दीपेश गोयल उस मामूली सी घर की लड़की के सामने अपना दिल हार बैठा था। शारदा जी एक सुलझी हुई और तमीज़दार औरत थी। जब दीपेश ने अपनी पसंद उनके सामने रखी तो मुस्कुराते हुए बस उसे देखती रही। उन्हें लगा कि अगर उनके बेटे ने किसी को चुना है तो वो यकीनन खास होगी, और आदिति वैसी ही थी। जिस दिन उन्होंने आदिति को पहली बार बात करते देखा, उन्हें अंदाजा हो गया कि उनके बेटे ने कितनी अच्छी लड़की को पसंद किया है। वो बहुत खुश थी और दिल से आदिति का हाथ मांगने पहुंच गए। आदिति के पापा को भला क्या एतराज होता, लड़का अच्छा था, परिवार इज्जतदार था, और सबसे बड़ी बात उनकी बेटी की आंखों की चमक बता रही थी वो इस रिश्ते से कितनी खुश है। उस दिन शादी के बाद वो आदिति अग्रवाल से आदिति गोयल बन गई। ये सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था, एक ऐसे रंगीन बुलबुले की तरह जो धूप में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसे छूते ही वो फूट जाता है और इंसान को उदास कर देता है। उसके लिए खुशी भी वैसे ही साबित हुई। सुहागरात की रात दीपेश उसके सामने बैठा था और उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तुम जानती हो आदिति, लाल रंग तुम पर कितना सूट करता है। उसका नशीला लहजा आदिति का दिल धड़का रहा था। उसे नजरें उठाकर दीपेश की आंखों में देखा। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार बारिश में भीगते हुए देखा था, तभी भी तुमने लाल रंग ही पहना था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम इसी लाल जोड़े में सजकर मेरी दुल्हन बनोगी। देखो, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपेश जी, इसे सपना नहीं हकीकत कहिए, क्योंकि सपने तो आंख खुलते ही टूट जाते हैं, लेकिन ये हकीकत हमेशा आपके साथ रहेगी। उसकी मासूमियत और उसकी बातें दीपेश को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। दीपेश ने धीरे से झुककर उसके माथे को चूमा, और उस पर आदिति को एहसास हुआ कि शर्म से लाल होना आखिर किसे कहते हैं। ढलते सूरज के बिखरते रंग आदिति के चेहरे को और भी ज्यादा चमका रहे थे, जिससे वह शर्म से पूरी तरह लाल हो गई, और यही दीपेश के बर्दाश्त की हद हो गई। उसने बड़े प्यार से आदिति की गर्दन को अपने हाथों से थामा और उसे अपनी सांसों के एकदम करीब खींचते हुए उसके लगों पर झुक गया। आदिति का दिल उस वक्त बुरी तरह धड़क रहा था और वो खुद को संभालने की कोशिशों में बेहाल थी, जबकि दीपेश बड़ी नरमी से उसकी सांसों को खुद में समेट रहा था। उस वक्त कमरे की हर चीज जैसे मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका चुकी थी, क्योंकि उनका ये मिलन वाकई बहुत हसीन था। आदिति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बदकिस्मती किसी कोने से झांकते हुए उन दोनों पर अपनी धाक जमाने के इंतजार में थी। वो बस अपनी आंखें बंद किए उस शख्स की छुअन को महसूस कर रही थी जो उसे भारी ज्वेलरी के बोझ से आजाद कर रहा था, और साथ ही उसके कानों में मोहब्बत का रस घोल रहा था। दीपेश ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आदिति, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार बारिश में देखा था, उस दिन मेरा ध्यान तुम्हारे जिस्म के उतार चढ़ाव पर नहीं था, बल्कि उन भीगी हुई लटों पर था जिन्होंने मेरे दिल को प्यार की बारिश में पूरी तरह भिगो दिया था। अदिति ने आज से पहले इतना दिलकश इकरार कभी नहीं सुना था, और ये बातें उसके दिल पर किसी कयामत की तरह असर कर रही थी। उसने इमोशनल होकर वादा किया, दीपेश, मैं कसम खाती हूँ
कि मैं कभी आपका मान नहीं तोड़ूंगी और आपकी मोहब्बत को कभी हारने नहीं दूंगी। दीपेश ने नरमी से उसके हाथ थामकर अपनी आंखों से लगा लिया और बेहद संजीदगी से बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने नाम से जुदा नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बस मुझे कभी मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूं, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर बहुत जिद्दी और पॉजिटिव हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और फिर उसने अपनी इस बेपनाह चाहत का इजहार भी किया। अदिति के घने और काले बालों को जब उसने पहली बार अपनी उंगलियों से खोला तो लगा जैसे उसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ गई हो। वो चमकते बाल किसी हसीन काली रात की तरह उन दोनों पर साया किए हुए थे। दीपेश की सुलगती सांसें, धड़कता दिल और महकता हुआ बदन उस रात को नशीला बनाने में हर एहसास का साथ था। अदिति के हाथों को अपनी कैद में लेते हुए वो उसकी सिसकियों की परवाह किए बिना उसके वजूद में उतरता गया। अदिति ने घबराकर उसके चौड़े सीने में अपना मुंह छुपाते हुए अपनी नम आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे, लेकिन दीपेश को तो उसके उन आंसुओं से भी मोहब्बत थी, इसलिए उसने बड़े प्यार से उन्हें चूमकर अपनी वफा की गवाही दी। कमरे की मध्यम रोशनी को बुझाते हुए वो पूरी तरह उस पर हावी हो गए। रात का एक एक पल कतरा कतरा गुजर रहा था और वो आदिति की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी जब उसे दीपेश गोयल का साथ नसीब हुआ था। लेकिन वो सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। उसके बाद आने वाली हर रात दीपेश इसी तरह उस पर साया बन जाता। वो उसे कमर से थामकर अपने करीब खींचता और अपनी सांस से उसकी सांसों में उंडेल देता। उसके कानों में धीमे से सरगोशियां करते हुए वो हमेशा उसे एहसास दिलाता कि इस घर और उसकी जिंदगी में आदिति की अहमियत क्या है। उस घर में पहले सिर्फ 3 लोग थे और अब आदिति के आने से 4 हो गए थे। रोहित, जो शारदा जी का भांजा था और उसकी माँ के देहांत के बाद उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो उनके बेटे जैसा ही था और उन्हीं के साथ रहता था। वो दीपेश से 5 साल छोटा था, पर दोनों के बीच सगे भाइयों जैसा प्यार था। शारदा जी का कोई बहुत बड़ा खानदान या रिश्तेदारों की लंबी लिस्ट नहीं थी। दीपेश के पापा के गुजरने के बाद शारदा जी ने अपनी दुनिया बस अपने बच्चों तक ही सीमित कर ली थी। जिन रिश्तेदारों ने बुरे वक्त में मुंह मोड़ा था, उन्होंने भी फिर कभी पलट कर इन रिश्तों की तरफ नहीं देखा। वक्त बदला और जब घर की जिम्मेदारी दीपेश के हाथ आई, तो उसने भी उन सबको वैसे ही छोड़ दिया जैसे उन्होंने उन्हें बेसहारा छोड़ा था। शारदा जी के प्यार से सजे इस घर में कब शक और गलतफहमियों ने अपने पैर पसार ले, उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ। एक गलतफहमी किसी शिकारी की तरह उनके घर पर नजरें जमाए बैठी थी और उसने सीधा दीपेश गोयल के दिल के उस कमजोर कोने पर वार किया जहाँ आदिति बसती थी। उस दिन चला गया, कब गया, कहाँ गया, ये सब जानने की आदिति को फुर्सत ही नहीं थी। उसे अगर किसी चीज का होश था तो बस इस बात का कि वो शख्स उसे अकेला छोड़कर चला गया है। उसकी शामें तो दीपेश के आने से महकती थी और उसके दिन की शुरुआत दीपेश के प्यार भरे एहसास से होती थी। तभी शारदा जी नौकरानी के साथ कमरे में आई। नौकरानी के हाथ में सूप देखकर आदिति को अजीब सी घिन महसूस होने लगी। इन सब चीजों से तो जैसे उसका मन ही भर गया था। शारदा जी उसके पास बैठ गई और बड़े प्यार से उसका हाथ थाम कर उसे देखने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम दीपेश के जाने से दुखी हो, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि वो इस तरह अचानक क्यों चला गया। क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? उन्होंने नरमी से पूछा। आदिति की तबीयत अब कुछ संभल गई थी। वो बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गई और शारदा जी को देखते हुए अपनी नजरें झुका दी। रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी और अब आंखों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि सबके सामने आंसू छलक जाए। नहीं मम्मी जी, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे बीच झगड़े की कोई गुंजाइश है, उसने अपनी आवाज संभालते हुए कहा। शारदा जी ने इशारा किया तो नौकरानी सूप टेबल पर रखकर चली गई। मम्मी जी, प्लीज इसे ले जाइए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पागलपन मत करो, तुम्हारा बुखार नहीं उतर रहा और अपना चेहरा देखो किस कदर पीला पड़ गया है। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो? देखो बेटा, मैं तुम दोनों के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। अगर वो तुमसे नाराज होकर चला भी गया है तो देख लेना, हफ्ते 2 हफ्ते में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इस तरह हार मानकर बिस्तर पकड़ लोगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी उन्होंने सूप का प्याला ठीक से पकड़ा ही था कि अचानक आदिति का चेहरा एकदम लाल पड़ गया और उसे वोमिटिंग महसूस हुई। वह झटके से बिस्तर से उतरी और वॉशरूम की तरफ भागी। शारदा जी ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो दादी बनने वाली है और ये बात समझ आते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आदिति ने बाहर आकर चुपचाप शारदा जी के सीने से सिर टिका लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी समझ नहीं पा रही थी कि आंसू खुशी के हैं या किसी गहरे दर्द के, पर उन्होंने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस खबर के बाद भी वो तुमसे नाराज रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता। बस अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और बस मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम माँ बनने वाली हो। आदिति चाहकर भी उन्हें ये सच नहीं बता पाई। इसी खुशखबरी ने तो उसकी मोहब्बत का गला घोट दिया है और इसी खबर की वजह से दीपेश उससे दूर चला गया है। शारदा जी ने दीपेश से बात करने की कोशिश भी की थी, पर उस पत्थर दिल इंसान ने साफ कह दिया कि वो इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता।
ना वो किसी की बात सुनता था और ना ही खुद कुछ कहता था, जिससे मामला सुलझने के बजाय और भी बिगड़ता जा रहा था। दीपेश ने आदिति को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। आदिति अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि वो किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी, कि उसे बस एक बार दीपेश की आवाज सुननी है। लोगों के सवाल और हर गुजरता दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, और दीपेश के बिना तो उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने दूरिया का ऐसा जहर घोला था कि अब दीपेश उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। वो शख्स जो अपनी एक मामूली पेंसिल तक किसी के साथ शेयर नहीं करता था, वो भला एक ऐसे बर्दाश्त करता कि उसकी सबसे पसंदीदा इंसान किसी और के करीब रही हो। शक के इस जहर ने दीपेश को इतना कड़वा बना दिया था कि वह अपने ही रिश्ते को खत्म करने पर उतारू हो गया था। एक शाम डायरी लेकर आदिति छत पर चली आई। ब्लू कलर के कपड़ों में वो उस उदास शाम का हिस्सा लग रही थी। पीठ पर बिखरे बाल और बेरौनक आंखें। वो डायरी में लिखे उन शब्दों को बार बार पढ़ रही थी। तो क्या अब मैं अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं? मान लेती हूँ कि उस शख्स में कभी कुछ था ही नहीं। अदिति न जाने कितनी देर तक उन लिखे हुए शब्दों को देखती रही और उसकी आंखों से गिरते आंसू डायरी के पन्नों को भिगोते रहे। अदिति को अपनी पीठ पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर उसने पलटकर नहीं देखा। वो देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी आंखों में जो खूबसूरत सपना टूटा था, उसकी किरचियाँ वो किसी के सामने बिखेरने नहीं देना चाहती थी। भाभी, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाया था। रोहित की आवाज आई। अदिति ने खुद को संभाला और पलट कर देखा, तो रोहित कुछ दूरी पर खड़ा था और फिर धीरे से उसके करीब चला आया। क्या दीपेश भाई से कोई नाराजगी चल रही है आपकी? उसने बड़ी फिक्र से पूछा। रोहित हमेशा से उन दोनों के बीच एक अहम कड़ी रहा था। काश सिर्फ नाराजगी होती। अगर वो नाराज होते तो मैं उन्हें मना लेती। अदिति ने ठंडी हवा भरते हुए कहा। तो क्या वो नाराज नहीं है? रोहित के इस सवाल पर अदिति ने बस नाम ही सिर हिला दिया। रोहित ने गौर किया कि कल तक जो लड़की शाम के रंगों की तरह मुस्कुराती थी, आज उसके चेहरे के सारे रंग फीके पड़ चुके थे। उसे दीपेश से बेपनाह प्यार था, ऐसा प्यार जिसकी कोई हद नहीं होती। क्या तुम दीपेश से मेरी बात करवा दोगे? आदिति ने जैसे रोहित के आगे हाथ फैला दिया। रोहित ने बिना कुछ सोचे अपना मोबाइल निकाला और दीपेश को कॉल लगा दी। उसने फोन आदिति के हाथ में थमाया और खुद जानबूझकर दूर चला गया ताकि वो आराम से बात कर सके। आदिति ने धड़कते दिल से मोबाइल पकड़ा। कॉल अटेंड हुई और स्क्रीन पर वो दीपेश नजर आया। वो बहुत बिजी और सख्त दिख रहा था। आदिति के मुंह से एक सिसकी निकली और उसने पूरी शिद्दत से दीपेश को पुकारा, पर दीपेश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। कैसी हो तुम? और तुम्हारा बच्चा? दीपेश ऐसे पूछ रहा था जैसे किसी पराई और बेबस औरत का हाल जान रहा हो। हमारा बच्चा। आदिति ने धीरे से उसे सही करना चाहा, पर दीपेश ने सख्ती से अपने लबों पर उंगली रख दी और उसे आगे बोलने से टोक दिया। उसे सिर्फ अपने तक ही रखो आदिति, वही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। किसी और का सहारा मत लो और मुझे यहाँ चैन से रहने दो। आप वापस कब आएंगे दीपेश? आदिति ने टूटते हुए लहजे में अपना सवाल दोहराया। दीपेश तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम सच मान लोगी मैं वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, क्योंकि दीपेश गोयल अपने वादे का पक्का है। बस इस बच्चे को मुझसे जोड़ना बंद कर दो। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं दीपेश कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। आदिति तड़प उठी तो दीपेश का चेहरा नफरत से भर गया। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम कॉल नहीं करोगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसने आदिति का एक शब्द भी सुनना गवारा नहीं किया। फोन कटने के बाद वो न जाने कितनी देर तक घुटनों में सिर रख कर रोती रही। रोहित उसके पास आया और धीरे से मोबाइल उठाकर ले गया। आदिति को इस बात का होश भी नहीं रहा, क्योंकि उसे उस वक्त कोई तसल्ली नहीं दे सकता था। उसके सामने बस दो ही रास्ते थे, या तो उस बच्चे को खत्म कर देती या फिर दीपेश उसकी बात मान लेता। लेकिन उस वक्त ये दोनों ही चीजें नामुमकिन लग रही थी। हार कर उसने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया और उस दिन एक फैसला किया। वो उठकर खड़ी हुई और तय किया कि वो खुद को फिर से संवारेगी। वो दीपेश की बनकर ही हंसेगी और मुस्कुराएगी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए वो खुद को कसूरवार मानती रहे। दीपेश की बेरुखी उसे अंदर ही अंदर दिमक की तरह खा रही थी। फिर भी उसने दुनिया के सामने मुस्कुराना सीख लिया। शारदा जी भी यह देखकर सुकून में थी कि आदिति अब पहले से बेहतर है। उन्हें लगा शायद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई है। वो असल बात तो नहीं जानती थी, पर वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। दीपेश भी आदिति के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनता था। शारदा जी उन माओं में से नहीं थी जो बेटे और बहू के बीच दुरिया देकर खुश हो जाए। रोहित ने अब आदिति का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शायद उसे आदिति से हमदर्दी हो गई थी। शारदा जी ने उसे समझा दिया था कि उन्हें आदिति के चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। रोहित की बातों पर मुस्कुराते हुए आदिति कुछ पलों के लिए अपना गम भूल जाती। कभी कभी वो अपने पापा से मिलने चली जाती। उन्हें भी अपनी झूठी मुस्कुराहट से यकीन दिला देती कि वो बहुत खुश है। आप जानती है, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। मेरे लिए भी कोई ऐसी ही लड़की ढूंढिए जो इतना खिलखिला कर हंसे कि साथ बैठे इंसान को भी हंसना पड़े। रोहित उसे बड़े गौर से देखते हुए बोला। वो उम्र में आदिति से बस 1 साल बड़ा था, इसलिए दोनों हम उम्र ही लगते थे। हाँ,
अब तुम्हें अपने लिए कोई ढूंढ लेनी चाहिए। अपनी शॉल को लपेटते हुए आदिति मुस्कुरा दी। शारदा जी भी पास बैठी चाय के मजे ले रही थी। रोहित अपनी हल्की फुल्की बातों से सबको हंसा रहा था। तभी अचानक आदिति की कमर में तेज दर्द उठा, जिसने उसे बेचैन कर दिया। वो उठकर कमरे में जाने लगी ताकि थोड़ी देर लेट सके, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि उसे वहीं बैठना पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और शारदा जी घबराकर उसके पास आई। सब ठीक तो है ना बेटा? वजूद में उठता हुआ असहनीय दर्द अदिति के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। पल भर में वो बेहाल हो गई। उस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत उस शख्स की थी जो उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देता, पर दीपेश वहां मौजूद नहीं था। अदिति को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई दिखाई दी। उसे लगा जैसे मौत उसे दबोच लेगी। उसने बस एक आखिरी दुआ की कि मरने से पहले उसे एक बार दीपेश गोयल का चेहरा देखना नसीब हो जाए, चाहे वो कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो गया हो। हकीकत तो यह थी कि वो उस पत्थर दिल इंसान से आज भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। न जाने कितने घंटे बीत गए और वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन घंटों की उस तकलीफ के बाद उसे सब्र का वो मीठा फल मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब दो नन्ही जाने उसके पास लाकर रखी गई तो अपना सारा दर्द भूल गई। ऊपर वाले ने उसे 2 बेटों से नवाजा था। अदिति को पहले से पता था कि ट्विंस होने वाले हैं, और उसने हमेशा यही दुआ की थी कि उसे एक बेटी हो जाए, उसके सुख दुख की साथी, जिसकी कमी उसे हमेशा खलती थी, क्योंकि ना उसकी कोई बहन थी और ना ही माँ। लेकिन ऊपर वाले के फैसले सबसे अलग होते हैं। शारदा जी तो खुशी से निहाल हो गई थी, लेकिन आदिति ने सख्ती से मना कर दिया था कि उसके बेटों की तस्वीर दीपेश के पास नहीं जानी चाहिए। शारदा जी ने उसके फैसले का सम्मान किया और रोहित को भी इसके लिए रोक दिया। हवेली में उन नन्हे फूलों का स्वागत बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। अदिति का बड़ा बेटा बिल्कुल दीपेश जैसा था, वही भूरी आंखें, साफ रंगत और तीखी नाक। अदिति ना जाने कितनी देर तक उसे निहारती रही और फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। वही दूसरा बेटा अदिति और दीपेश का मिक्सचर था। यह भी दीपेश ही बाजी मार गया था। अदिति को नहीं पता था कि दीपेश का रिएक्शन क्या है, और ना ही उसने अब जानने की कोशिश की। उसे लगा कि जब वो सबसे मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं था, तब उसे उसकी जरूरत भी नहीं है। वो अब अपने शक के जहर के साथ सारी जिंदगी जीता रहे। अदिति ने अब उसे मनाने की सारी कोशिशें छोड़ दी थी। एक दिन रोहित ने दीपेश से बातों बातों में जिक्र किया कि बच्चों के आने से घर में अब बहुत चहल पहल रहती है। दीपेश ये सुनकर बेचैन हो गया, लेकिन उसने पूछना गवारा नहीं किया। रोहित ने भी ये नहीं बताया कि 2 बेटे हुए हैं। दीपेश के दिल की घुटन इतनी बढ़ गई थी कि वह हफ्तों तक बेताब रहा, पर मुड़कर देखना या सवाल करना उसके ईगो के खिलाफ था। एक दिन रोहित अपने लैपटॉप पर दीपेश से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी पीछे से आने वाली एक आवाज ने दीपेश को बेचैन कर दिया। अदिति को अंदाजा नहीं था कि रोहित किससे बात कर रहा है। उसे शारदा जी के साथ कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो विराज को अपने साथ ले जा रही थी, जबकि विराट रोहित के पास था। वैसे भी विराट रोहित के पास बहुत खुश रहता था, और रोहित भी उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ता था। रोहित, तुम इसे पकड़ लो, माजी और मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। नौकरानी भी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत जिद करता है, अदिति ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। रोहित का सारा ध्यान मुस्कुराते हुए विराट की तरफ चला गया, जबकि स्क्रीन की दूसरी तरफ दीपेश बुरी तरह तड़प उठा। उसका दिल किया कि वो कॉल काट दे और इस मंजर से गायब हो जाए, लेकिन इतने अरसे के बाद अदिति की आवाज सुनकर वो जैसे सुन पड़ गया था। न चाहते हुए भी वो उस आवाज को सुनने के लिए रुक गया, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। रोहित ने 8 महीने के उस गोलू मोलू से बच्चे को गोद में उठा लिया। न आदिति को इस बात का अंदाजा था और ना ही रोहित को कि स्क्रीन की दूसरी तरफ कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। अदिति विराट को रोहित की गोद में थमाकर फौरन वहां से पलट गई। रोहित ने विराट को चूमते हुए अपनी गोद में सेट किया, और तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर गई। वो एक पल के लिए जैसे जम सा गया। दूसरी तरफ दीपेश बड़ी बेताब नजरों से विराट को देख रहा था। बच्चे की सफेद रंगत, वो भूरी आंखें, गोल मटोल चेहरा और हल्के भूरे बाल, वो हूबहू दीपेश की परछाई लग रहा था, जैसे उसके सारे नक्श दीपेश से ही उधार ले गए हो। विराट अपने हाथों से खेलने में मस्त था, और कभी कभी अपनी छोटी छोटी शरारती आंखों से स्क्रीन पर दिख रहे उस अजनबी शख्स को घूर लेता, जो उसे देखकर बुरी तरह बेचैन हो रहा था। इसका नाम विराट है, रोहित ने बात शुरू की। विराट अब स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, और ना जाने क्यों दीपेश के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसकी बेताबी इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी नजरों का रुख मोड़ना पड़ा। छोटा विराज भाभी और आपका मिक्सचर है, लेकिन विराट तो बिल्कुल आप पर गया है, रोहित ने मुस्कुराते हुए बताया। पर दीपेश ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। उसके दिमाग में उलझनें बढ़ने लगी थी। वो बच्चा उसके जैसा क्यों था? वो तो यही जानता था कि प्रेगनेंसी शादी से पहले की थी और आदित्य ने उसे धोखे में रखा, लेकिन उस बच्चे की शक्ल उसका वहम नहीं हो सकती थी। दीपेश ने कोशिश की कि वो इस बात को भूल जाए, पर ये इतना आसान नहीं था। हर ढलती शाम उसे उदास कर देती और हर नया दिन उसे और भी बेचैन करने लगा। आखिरकार एक दिन उसने खुद रोहित को कॉल किया और कहा
कि वो दोनों बच्चों को फिर से देखना चाहता है। रोहित बोला, भाभी ने सख्ती से मना किया है। वो नहीं चाहती कि आप इन दोनों को देखें, लेकिन अगर आप फिर भी जिद कर रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ। दीपेश कुछ देर खामोश रहा, फिर गुस्से में बोला, वो ऐसा क्यों चाहती है कि मैं उन्हें ना देखूं? ये सवाल तो आपको अपने दिल से पूछना चाहिए भाई, रोहित ने धीरे से कहा। रोहित, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे वो दोनों बच्चे दिखाओगे, बस। दीपेश अपनी जिद पर अड़ गया था। रोहित को लगा कि अगर इन बच्चों की वजह से दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो सकती है तो वे रिस्क लेने को तैयार है। उसने तय किया कि वो शाम को बच्चों को छत पर ले जाएगा और तब दीपेश को कॉल करेगा। वो किसी भी हाल में अपनी भाभी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, जो उसे सगी भाई से बढ़कर मानती थी। शाम को दोनों बच्चों को एक साथ बिठाकर उसने दीपेश को वीडियो कॉल की। दीपेश जैसे इंतजार ही कर रहा था, उसने फौरन कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर दो नन्हे बच्चे आमने सामने बैठे थे। उन्हें देखते ही दीपेश की आंखें नम होने लगी। ये पल दीपेश के पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी थे। वे गोलू मोलू से बच्चे दिखने में बहुत ही सेहतमंद लग रहे थे। रोहित बिल्कुल ठीक कह रहा था। दोनों बच्चे वाकई बहुत प्यारे थे। विराज की शक्ल सूरत में उन दोनों की झलक थी। तभी अचानक उन दोनों बच्चों के पीछे आदिति दिखाई दी। उसकी आंखों में हैरानी और नमी साफ दिख रही थी। उसने पल भर के लिए रोहित को देखा और फिर बेताब होकर आगे बढ़ते हुए अपने दोनों बेटों को गोद में उठा लिया। अब आपको क्या जरूरत पड़ गई मिस्टर दीपेश गोयल, जो आप इन्हें देखने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं? अदिति की आवाज में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। दीपेश बस उसके चेहरे और उस फुंकारती हुई आवाज को सुनता रह गया। वो बुरी तरह रो रही थी, जबकि रोहित शर्मिंदा सा एक तरफ खड़ा था। ये मेरे बच्चे हैं और इन्हें देखने का हक किसी को नहीं। क्या चाहते हैं आप? यही ना कि मैं इन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊँ? जिस दिन मुझे आपके आने की खबर मिलेगी, मैं उसी वक्त इन्हें लेकर घर से निकल जाऊंगी। आपने मुझे बदकिरदार कहा था, साफ लफ्जों में कह दिया था कि ये बच्चे आपके नहीं है, तो फिर अभी नहीं मुझ तक ही रहने दे। वो बुरी तरह फट पड़ी। चीखते हुए उसने एक नजर रोहित पर डाली और वहां से चली गई। बातें ही खत्म नहीं हुई। अदिति ने रोहित से भी बात करना बंद कर दिया। वह बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और अब दीपेश की परछाई भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। पूरे एक हफ्ते बाद जब वो रोहित के कमरे में आई तो रोहित शर्मिंदगी के मारे उठ खड़ा हुआ। भाभी, मैं माफी। लेकिन आदिति ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने एक रिपोर्ट रोहित के हाथ में थमाई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझ पर एक एहसान कर देना। ये रिपोर्ट दीपेश गोयल तक पहुंचा देना और उनसे कह देना कि मेरे और मेरे बच्चों से दूर चले जाए, इतना दूर कि हम उनकी परछाई तक ना देख पाए। रोहित काफी देर तक उस रिपोर्ट को देखता रहा। उसे उस मासूम लड़की के साथ हुए अन्याय पर बहुत दुख हुआ। अब उसे सारी बात समझ में आ रही थी। उसने तय कर लिया कि वो अब दीपेश से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और शारदा जी को भी सारी असलियत बताएगा। वो फटी फटी नजरों से उन डीएनए रिपोर्ट को देख रहा था, जिनके मुताबिक वे दोनों बच्चे दीपेश के ही थे। 99% डीएनए मैच हो गया था। उन बच्चों का असली बाप दीपेश ही था और रिपोर्ट के साथ एक मैसेज भी था कि अगर उसने अब रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो अगला कागज डिवोर्स का होगा। दीपेश ये सब जानकर सुन रह गया। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से और पछतावे में अपनी बाल नोच लिए। जिंदगी में पहली बार वो घुटनों के बल फर्श पर बैठा था। ये कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जज्बात में आकर उसने अपनी ही मोहब्बत का गला घोट दिया। वो प्यार जिसे उसने बड़ी मिन्नतों की बात पाया था, अब उसे कोसों दूर जा चुका था। दर्द और पछतावे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अगले ही दिन वो डॉक्टर निशा त्रिपाठी के सामने बैठा था, अपनी गलतियों का हिसाब करने। दीपेश उस वक्त बुरी तरह शर्मिंदा था। निशा त्रिपाठी, जो उसके दोस्त की मौसी थी, उनके सामने उसने सारी सच्चाई रख दी। डॉक्टर निशा ने उसे देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर दीपेश गोयल, आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। अक्सर लड़कियां प्रेगनेंसी की लास्ट डेट बताते वक्त अपनी शादी से ठीक पहले वाली डेट का जिक्र करती है। शादी के तुरंत बाद ही अदिति ने कंसीव कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा पीरियड्स नहीं हुए। उन्होंने अपनी मासूमियत से वही पुरानी डेट बताई, जो टेक्निकली सही भी थी। मुझे हैरानी होती है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इतनी छोटी सी बात पर अपनी बीवियों पर शक करने लगते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर दीपेश का सिर शर्म से झुक गया। वो चुपचाप वहां से उठकर चला गया। उस रात वो सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था, पर उसे चैन नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से आदिति और अपने बच्चों का सामना करेगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो बिना बताए हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, शारदा जी ने उसे वही रोक दिया। दीपेश, रुक जा। ये घर अब मैं अपने पोतों के नाम कर चुकी हूँ। ये हवेली अब विराट, विराज और उनकी माँ की है। अगर आदिति तुम्हें इजाजत दे तभी तुम अंदर कदम रख सकते हो, वरना नहीं। शारदा जी की आवाज में सख्ती थी। अदिति को दीपेश के आने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन उसने कमरे से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझा। आज वही दीपेश गोयल जो कभी गुरूर में चूर होकर गया था, एक सवाली बनकर आदिति के दरवाजे पर खड़ा था। आदिति, मैं सिर्फ एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। दीपेश का सारा गुरूर आज आदिति के कदमों में था, लेकिन आदिति पत्थर बनी खड़ी रही। मेरा या मेरे बच्चों का आपसे अब कोई रिश्ता नहीं है।
आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर दीपेश गोयल। आदिति का लहजा सपाट था। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। बस एक बार मुझे मेरे बच्चों को देख लेने दो। दीपेश की इस रिक्वेस्ट पर आदिति ने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वह आज भी सिर झुकाए खड़ा था। निकल जाइए मेरी जिंदगी से दीपेश गोयल। मुझे आप जैसे मर्दों से नफरत है जिनकी ईगो सिर्फ औरत के लिए होती है। मैंने आपसे बेपनाह प्यार किया था, लेकिन अफसोस कि आप जैसे मर्द इस मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। आदिति रोते हुए उसे खरी खोटी सुना रही थी। दीपेश का दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वो यह हक हमेशा के लिए खो चुका था। बिस्तर पर बैठे हुए दोनों नन्हे बच्चे अपनी माँ को रोता देख उसकी तरफ देख रहे थे। दीपेश ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से उन दोनों नन्हे हाथों को थाम लिया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और उस वक्त उनका बाप भी उनके साथ फुट फुट कर रो रहा था। वो उन्हें बेतहाशा चूम रहा था। पहली बार अपनी औलाद को करीब से महसूस कर रहा था। लेकिन असलियत तो ये थी कि वे बच्चे उसे वो हक दे ही नहीं रहे थे। ना ही उन्होंने कभी अपने पापा की गोद की गर्माहट महसूस की थी और ना ही अब वे उसे पहचान रहे थे। कुछ ही देर में जब रोहित कमरे में आया तो दोनों बच्चे फौरन उसकी तरफ देखने लगे। रोहित ने जैसे ही उन्हें उठाया वे एक पल में चुप हो गए और फिर से मुस्कुराने लगे। उस वक्त सिर्फ दीपेश ही जान सकता था कि वो कितनी तरसी हुई नजरों से अपने ही बच्चों को देख रहा था। वो वहां से चला गया। शारदा जी को तो उसने मना लिया था, लेकिन फिर भी वो उस हवेली में अपनी पुरानी जगह वापस नहीं पा सका। पिछले 2 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब वो आदिति के सामने सवाली बनकर खड़ा ना हुआ हो। कोई ऐसी शाम नहीं थी जब वो उसके कदमों में ना बैठा हो, और कोई ऐसी सुबह नहीं थी जो उसकी माफी के बिना गुजरी हो। लेकिन आदिति ने जैसे अपने कान और दिल दोनों उसके लिए बंद कर लिए थे। उसने अपने दिल को इतना बड़ा तो किया कि वो दीपेश को अपने बच्चों से मिलने से ना रोके, लेकिन फिर भी वो पुराना रिश्ता कायम करने की इजाजत वो खुद को नहीं दे पा रही थी। उस दिन रोहित की सगाई थी। उसने अपनी पसंद से लड़की चुन ली थी और शारदा जी ने हवेली में ही फंक्शन रखा था। रोहित चाहता था कि दीपेश उसकी सगाई में आए, पर कह ही नहीं पा रहा था। आखिर में आदिति ने खुद ही दिल बड़ा किया और उसे दीपेश को बुलाने की इजाजत दे दी। उस शाम फंक्शन में दीपेश बहुत ही हैंडसम लग रहा था, पर उसकी आंखें सिर्फ उसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी जो उसके सुकून का जरिया था। और तभी उसे आदिति दिखाई दी, ब्लैक साड़ी में, जिसका कामदार पल्लू उसने बड़े सलीके से कंधे पर सेट किया हुआ था। स्ट्रेट बाल और सिंपल मेकअप के साथ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दीपेश उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। उसके दोनों बेटे भी अपनी माँ की तरह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दीपेश काफी देर तक दूर से ही उसे निहारता रहा और फिर बेताब होकर उसके पास जा पहुंचा। उसने आदिति के दोनों हाथ थाम लिए और बोला, आदिति, तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों को तो चैन मिल जाता है, लेकिन मेरा दिल आज भी खाली है। बस कर दो यार, अब ये नाराजगी खत्म कर दो। तुम्हारी सारी राहें मुझ तक ही आती है। बस एक बार मुझे माफ करके फिर से मुझे अपना लो। वो सब लोगों के सामने उसके सामने बैठ गया। आदिति बस अपनी भीगी आंखों से उसे देखती रही। शारदा जी पीछे खड़ी थी और आदिति उनकी आंखों को पढ़ सकती थी। वो औरत जिसने उसे हमेशा अपनी बेटी माना था। दीपेश अपना गुरूर, अपना ईगो और सब कुछ आदिति के कदमों में रखकर माफी मांग रहा था, और आदिति बस उसे देखकर रोए जा रही थी। दोबारा मुझसे रिश्ता जोड़कर मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए दीपेश। मैं एक बार आपको खोने के दर्द से गुजर चुकी हूँ। अब दोबारा उस दर्द को सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आदिति सिर झुकाकर फुट फुट कर रो पड़ी। दीपेश ने बड़े प्यार से उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। उसे यकीन था कि एक दिन वो उसे मना लेगा, लेकिन आदिति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने रिश्तों का जो कड़वा रूप देखा था, उसे समझ आ गया था कि मोहब्बत में जब ईगो और शक आ जाते हैं तो वो मर्द को उसकी मर्दानगी से नीचे गिरा देते हैं। शारदा जी ने आदिति के कंधों पर हाथ रखा। उनकी आंखों में रिक्वेस्ट थी, शायद दोनों फिर से एक हो जाए। आदिति ने धीरे से दीपेश के हाथ अपने हाथों से हटा दिए और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी खामोशी थी। दीपेश गोयल, माफ कर देने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। आपने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया था, आपने उस औरत को मार डाला था जो आपसे पागलों की तरह प्यार करती थी। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, मेरे बच्चों को अपना मानने से इनकार किया। क्या आपको लगता है कि एक सॉरी या चंद आंसू उन रातों का हिसाब दे सकते हैं जो मैंने मर मर कर काटी है? दीपेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द उसके गले में ही फंस कर रह गए। मैं आपको माफ करती हूँ। सुनकर दीपेश के चेहरे पर एक पल के लिए सुकून आया, जो अगले ही पल छिन गया। माफ इसलिए करती हूँ ताकि मैं इस नफरत के बोझ से आजाद हो सकूं, ना कि इसलिए कि मैं फिर से आपकी बीवी बनकर रहूं। आप इन बच्चों के बाप हैं, इन्हें आपसे मिलने का पूरा हक है। आप इस हवेली में आ सकते हैं, इनके साथ वक्त बिता सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके बीच जो रिश्ता था वो उसी रात मर गया था जब आप मुझे तड़पता छोड़कर विदेश चले गए थे। शारदा जी और रोहित सन रह गए। दीपेश ने टूटते लहजे में कहा, आदिति, एक मौका, सिर्फ एक मौका खुद को साबित करने का।
मौका वफादारों को दिया जाता है दीपेश, शक करने वालों को नहीं। अब मेरी पहचान सिर्फ विराज और विराट की माँ है, दीपेश गोयल की मोहब्बत नहीं। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने अकेले लड़ना सीख लिया है। आदित्य ने मुड़कर अपने बच्चे को गोद में उठाया और बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दीपेश वही फर्श पर बैठा रह गया, अकेला, अपने पछतावे और अपने ईगो के बीच। उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें जब एक बार टूट जाती है तो उन्हें दुनिया की कोई भी माफी दोबारा नहीं जोड़ सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि सॉरी बोल देने से सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जब दिल टूटता है और इज्जत नीलाम होती है तो माफी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। भरोसा उस कागज की तरह है जिसे एक बार मरोड़ दिया जाए तो उसे कितना भी सीधा कर लो, उस पर सिलवटें हमेशा रहती है। रिश्ता सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं चलता। असली पार्टनर वो है जो पूरी दुनिया के सामने आपके साथ खड़ा रहे, ना कि वो जो जरा सी बात पर आप पर ही शक करने लगे। दीपेश ने माफी तो मांग ली, लेकिन वो उस भरोसे को वापस नहीं ला सका जो उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।